नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS ग्लोबल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान के अध्याय नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका जवाब है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ आपको एक बात बता दें कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अगला सवाल, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका जवाब है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, हम इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बनता है तो दूसरे पदार्थ से वापस पहले वाला पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि अगर दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ वापस बनाया जा सके तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक नहीं। अब यहाँ पर दूध से दही बन रहा है तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला सवाल, कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया है? इसका जवाब होगा कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि C+O2 इज इक्वल टू CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर CO2 बना रही हैं। तो अगर परीक्षा में ये सवाल इस तरह से आ जाए कि कोयले के जलने का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C+O2 इज इक्वल टू CO2। अगला सवाल, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर है Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो Zn धातु है उसने Cu को उसके स्थान से हटा दिया है और खुद SO4 के साथ जुड़ गई है। इसका मतलब Zn ने Cu का यहाँ से विस्थापन कर दिया है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। अगला सवाल, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। इसका जवाब होगा AgNO3 प्लस KCl इज इक्वल टू KNO3 प्लस AgCl। इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि Ag की जगह K आ गया है और K की जगह Ag आ गया है, यानी दो पदार्थों का यहाँ पर विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। अगला सवाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? इसका जवाब होगा अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ 10 मोल है। अब जब वो उत्पाद में बदलता है तो 10 मोल से उसकी आधी मात्रा यानी 5 मोल होने में उसको कितना समय लगेगा, वो समय क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो परिभाषा रूप में वैसे लिख सकते हैं कि अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना होता है? तो इसका जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 की घात -12 सेकंड होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में अभिकारकों की आधी मात्रा 10 की घात -12 सेकंड में आधी हो जाती है। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका आंसर होगा 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2 इज इक्वल टू 2Fe2O3.3H2। देखिए, लोहे पर जंग लगना ये जो अभिक्रिया है वो बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया होती है, इसलिए आप इसको मंद गति की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए कि किसी मंद गति अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, तो आप यही उदाहरण वहाँ लिख सकते हैं। अगला सवाल, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। यहाँ आपको बता दें कि रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन
दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको बताना है रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण। इसका आंसर है Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Zn धातु ZnSO4 में बदल रही है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि CuSO4 जो धातु है वो Cu में बदल रही है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला सवाल, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। वनस्पति तेल जिसको अपन साधारण रूप में घरों में खाने के काम में लेते हैं, और वनस्पति घी जिसको हम साधारण भाषा में डालडा घी भी बोलते हैं। तो वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी बनाया जाता है तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा निक्किल उत्प्रेरक यानी Na। और अगर परीक्षा में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने का रासायनिक समीकरण पूछ ले तो आप समीकरण रूप में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वनस्पति घी, और इसमें आपने मिला दिया निक्किल धातु। अगला सवाल, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम है माल्टेज। तो माल्टोज शब्द से ही माल्टेज याद रह जाएगा। और अगर इसको समीकरण रूप में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, माल्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज, और इसमें उत्प्रेरक मिला दिया अपन ने माल्टेज। अगला सवाल, क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला रखने पर वह कौन सी जहरीली गैस बनाती है? यानी क्लोरोफॉर्म को अगर आप वायु में खुला रख दें तो उसमें से एक जहरीली गैस निकलती है, उस जहरीली गैस का नाम क्या है? तो उसका नाम है फोस्जीन गैस। और अगर आप इसका सूत्र भी याद करना चाहें तो फोस्जीन का सूत्र यानी फॉर्मूला होता है COCl2। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने अध्याय 6 से लिए हैं। आगे के अध्यायों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको जल्दी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।